हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो वीएसएससी के रिलेटेड जो मैंने पहला वीडियो है वो तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ये दूसरा वीडियो है, उसी के सीरीज में मैं अपलोड करता रहूंगा, तो इसमें पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चंस क्या क्या है। चलो यार, ओपन कर लेते हैं वीडियो को। तो आई थिंक मैंने 16 तक जो था ना क्वेश्चंस करवा दिए थे आप लोगों को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। तो हाँ, ये है। 17 तक करवा दिया था, 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन एफ आई आर फिल्टर डिजाइन, यानी कि फिल्टर डिजाइन है। एफ आई आर होता है ना, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स डिजाइन। द फॉलोइंग विंडो, यहाँ पे देखो विंडो जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो है। कौन सा विंडो, कौन कौन सा विंडो होता है? जो लिस्ट पीक साइड लोब लेवल देता है। अगर एज्यूम करना है आप लोगों को, जो विड्थ रहेगा ना विंडो का, वो सेम रहेगा सबके लिए। तो देखो, एक होता है आप लोगों का इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, आई आर फिल्टर, आई आई आर, जिसको इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। और दूसरा होता है एफ आई आर, तो इसको फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर बोलते हैं। तो अगर आप लोग इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स से फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स कन्वर्ट जब करोगे ना, तो ये विंडो के थ्रू ही होता है। तो आप लोगों को विंडो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स को, तो वो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाता है। विंडो जो है ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें आप लोगों का ये रेक्टेंगुलर विंडो है। उसके बाद हैमिंग विंडो है, हैनिंग विंडो है, और बार्टलेट विंडो भी है। तो देखो, रेक्टेंगुलर विंडो है ना, उसका जो उसका जो फेज रहता है ना, फेज नहीं, वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो रहता है ना, वो 1 रहता है एक्चुअली। तो रेक्टेंगुलर फिल्टर जो है ना, उसका जो अगर तुम देखोगे ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो वो कुछ ऐसा आएगा, एक पल्स ट्रेन की तरह, जहाँ पे हर जगह एम्पलीट्यूड जो रहेगी वो 1 ही रहती है। तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर फिल्टर ही बोलते हैं। वैसे बार्टलेट फिल्टर है ना, बार्टलेट फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे पीक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना उसका कम होते जाएगा उसका एम्पलीट्यूड। तो ये एक ट्रायंगल की तरह फॉर्म करता है एक्चुअली, तो इसके लिए इसको ट्रायंगुलर विंडो भी बोलते हैं। उसके बाद हैमिंग और हैनिंग आ जाता है। तो हैमिंग और हैनिंग दोनों एक तरह का ही है। उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है ना, कुछ ऐसा होता है कि उसका जो लोब रहता है ना, वो मेन लोब रहता है, उसके बाद कुछ साइड लोब से रहते हैं। इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे ज़्यादा जो है ना पीक साइड लोब लेवल जो है, यहाँ पे एक्चुअली पूछा गया है हम लोगों को लिस्ट वाला, लेकिन हम लोग बात करेंगे सबका। यहाँ पे लिस्ट वाला पूछा है, लिस्ट पीक साइड लोब। तो यहाँ पे लिस्ट जो रहता है ना सबसे कम, वो हैमिंग का ही रहता है। यहाँ पे हैमिंग, ये जो साइड लोब है ना, ये एक्चुअली मेन लोब है। तो ये वाला जो है ना, ये साइड लोब है। तो ये हैमिंग का जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। और हैनिंग का जो है ना, दोनों अलग अलग है। हैमिंग डबल एम वाला अलग है, और हैनिंग डबल एन वाला अलग है। तो इसका जो रहता है ना, वो थोड़ा इससे ज़्यादा होता है साइड लोब, हैमिंग से, हैनिंग का। तो ये जो है ना, एच एन लिख देता हूँ, ये हैनिंग है। तो ये वाला जो है ना वो एच एम है, हैमिंग का। तो हैमिंग का जो रहता है ना वो सबसे कम रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों का हैमिंग आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्या लगता है कि किसका होगा साइड लोब? तो सबसे ज़्यादा जो साइड लोब रहता है ना, वो रेक्टेंगुलर का ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पीक साइड लोब लेवल पूछे तो वो रेक्टेंगुलर का होगा, सबसे कम पूछेगा तो हैमिंग का ही रहेगा। ओके। और विंडो का अगर पूछ ले कि विंडो को यूज क्यों करते हैं, तो विंडो का यूज आया है इम्पल्स रिस्पॉन्स, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स को फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोग विंडो का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलो देखते हैं क्या बोला है कि द आउटपुट ऑफ फ्लो मीटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। देखो यहाँ पे मेन है फ्लो मीटर। फ्लो मीटर क्या होता है? जैसे मान लो एक पाइप है यहाँ पे, ये क्वेश्चन वैसे इसमें इग्नोर किया है, कि मैं बताऊंगा कि इग्नोर किया क्यों किया। ये मान लो एक पाइप है, पाइप से कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना एक्चुअली मैग्नेट्स लगे रहते हैं। मैग्नेट्स क्या करता है, तो इसके अंदर लिक्विड के थ्रू जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पे मेन है क्या कि वैसे ही फ्लूइड का जो फ्लो है वो मेजर होता है, जो कि कंडक्टिव फ्लूइड हो, जैसे वाटर हो। ऑयल रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑयल जो रहता है ना वो नॉन कंडक्टिव होता है। तो ऐसे कंडीशन में
वो नहीं कर पाएगा। तो वैसे जो कि मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टिव हो, वैसे फ्लूइड को ही का ही फ्लो मेजर कर सकता है ये डिवाइस, फ्लोमीटर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आते हैं और यहाँ से फ्लो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू क्या होता है कि इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर फ्लो कट कर रहा है ना, तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, और उस वोल्टेज को ही जो है ना सेंसर के थ्रू मेजर करके हम लोग फ्लो मीटर से माप लेते हैं कि क्या फ्लो है। तो इसका जो रहता है ना, जैसे ही फ्लूइड का जो भी डेंसिटी रहेगा ना, डेंसिटी नहीं बोलूँगा, जैसे जो भी क्वांटिटी आएगा ना फ्लूइड का, उसके अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, जो भी यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो इसका जो रहेगा वो एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करता है। तो ये जो ऑप्शन है आप लोगों का, ये करेक्ट है। उसके बाद ये जो है ना वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये नहीं होता है। अब देखो, इसमें क्या रहता है, ये जो फ्लो मीटर है, ये एक्साइटेड एसी से भी होता है और डीसी से भी होता है। तो जब एसी से एक्साइटेड होगा तो एसी एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, जब डीसी से एक्साइटेड होगा तो डीसी एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल एम्पलीट्यूड है, ये तो डीआई है, और यहाँ पे वेरिएबल डीसी एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में एक्चुअली स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो एसी एक्साइटेड फ्लो मीटर है या डीसी एक्साइटेड फ्लो मीटर है। तो अगर कुछ नहीं किया है तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ना ये होगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो एसी और डीसी दोनों हम लोग चूज कर लेंगे, लेकिन ये ऑप्शन फिर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डीसी एम्पलीट्यूड। तो इसलिए इसमें दो ऑप्शंस है, दोनों सही होने के चांसेस है, इसलिए इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं किया गया है। चलो अब हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बोल रहा है कि द फिगर्स वन इन द थ्री स्टेज एम्पलीफायर, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, ठीक है। वोल्टेज गेन इज इंडिकेटर दिया हुआ है, टोटल गेन पूछ रहा है। तो अगर आप लोगों को टोटल गेन निकालना है तो आप लोगों को पता है कि अगर नॉर्मल वैल्यू है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर डीबी वैल्यू रहता है तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए वन टोटल गेन जो होगा ना, वो हो जाएगा आप लोगों का ए वन, ए टू, ए थ्री। यहाँ पे आप लोगों का ए वन क्या दिया हुआ है, वो 100, उसके बाद 200, उसके बाद फिर से 100। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 10⁻6 लिख सकते हो ना। यहाँ पे देखो ऑप्शंस आपके सारे डीबी में दिए हैं, तो अगर आप लोगों को गेन को डीबी में करना है ना, तो गेन इन डीबी क्या हो जाएगा, 20 log जो आपका वैल्यू वाला गेन है वो, तो 20 log 2 × 10⁻6, ये हो जाएगा आपका। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ये तो पता ही होगा, मैं इधर साइड में ले लेता हूँ। लॉग अगर ए बी है तो उसको आप लोग जो है ना लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। ये एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे 20 log, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 20 log 2 प्लस 20 log 10⁻6। और लॉग का ये भी प्रॉपर्टी होता है कि अगर लॉग a⁻b है ना, तो उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, b log a लिख सकते हो। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे देखो 20 log 2, अब log 2 की वैल्यू जो है ना आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो नहीं फिर बन पाएगा। मुझे लगता है अगर कैलसी लॉ नहीं है ना, तो इन लोगों को जो है log b की वैल्यू दे देनी चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं दिए तो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 20 log 2 जो है ना, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 20 × 0.3, और यहाँ पे प्लस में ये 6 पावर में है ना, अब मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया 6 बार आ जाएगा, वो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 log 10। यहाँ पे देखो लॉग, इससे लॉग का मतलब ना यहाँ पे बेस 10 ही है, तो अगर लॉग बेस 10 है और यहाँ भी 10 है तो दोनों 1 हो जाता है। तो यानी कि आपका 20 × 0.3 हो जाएगा 6 प्लस, और ये लॉग इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगी 120। तो टोटल 120 प्लस 6 हो जाएगा आपका 126। तो आपका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा 126 आंसर। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, मतलब ये कोई कर्व दिया हुआ है, इसके नॉर्मल कोई कर्व आएगा, उसका स्लोप निकालना है। तो आप लोगों को पता ही होगा M1 × M2
इक्वल टू -1 फार्मूला होता है। M1 क्या है? M1 है नॉर्मल टू द कर्व, यानी कि ये जो पूछ रहा है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, स्लोप नॉर्मल टू कर्व, ये आपका M1 है। M1 क्या, M2 क्या है? ये है स्लोप किसका? टेंजेंट का। ये टेंजेंट का स्लोप है। यहाँ पे देखो, ये तुमको कर्व दे दिया है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ से तुमको M2 निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका टेंजेंट का स्लोप। वो कैसे निकलता है? M2 जो है हो जाता है ना, सो dy बाई डी एक्स, जो भी तुम्हारा y दिया है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे टेंजेंट का जो है ना वो स्लोप आ जाता है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2। ये हो गया आपका स्लोप टू द नॉर्मल टू द कर्व। तो यहाँ पे अब आप लोगों को M1 जो निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये एक्चुअली हुआ टेंजेंट का स्लोप। अब नॉर्मल टू द कर्व निकालना है, तो -1 अपॉन M2 हो जाएगा। M2 आपने कैलकुलेट किया कितना? 2x प्लस 2, तो -1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2। हाँ देखो, यहाँ पे एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, तो हम लोग को सिर्फ एक्स का ही पुट करना है। -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2, ये पेन चल नहीं रहा है, 2 प्लस 2, तो -1/4, तो इसमें हो गया आपका 0.25 माइनस में, तो आपका हो जाएगा आंसर ए। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, स्लोप नॉर्मल टू द कर्व, स्लोप टेंजेंट का स्लोप, और ये सब जो है ना इसरो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हर बार ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ ही देता है। उसके बाद देख लीजिए क्या बोल रहा है कि द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय 100 वोल्ट वीए ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो है ना ट्रांसफार्मर टू प्योर इंडक्टिव लोड। देखो यहाँ पे कहते हैं ना प्योर इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड क्या होता है ना, कि अगर इंडक्टिव लोड एक साइकिल में, यहाँ पे प्योर बोल रहा है, तो प्योर इंडक्टिव लोड में ऐसा होता है कि वो एक साइकिल में एनर्जी को डिलीवर करता है, दूसरे साइकिल में क्या करता है, एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड जो रहता है ना, वो जीरो हो जाता है। ये प्योर के केस में हो गया। अगर प्योर नहीं होगा तो कुछ दूसरा भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है आंसर जीरो हो जाएगा। उसके आगे बोल रहा है कि करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द करंट द प्रिंसिपल इज यूज। तो आप लोगों को पता ही होगा, ये हॉल इफेक्ट सेंसर होता है। हॉल इफेक्ट क्या बोलता है? हॉल इफेक्ट बोलता है कि अगर कोई करंट कैरिंग जो है ना स्पेसिमेन है, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, कुछ भी है, तो अगर उसको एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना करंट के परपेंडिकुलर हो, तो इस स्पेसिमेन में जो है ना एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जो कि बी और आई दोनों को परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया आपका वी। तो यहाँ पे वी एच, तो यहाँ पे जो आपका रहता है ना, बोल अगर किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर प्लेस रहता है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उसमें जो है ना एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और उस करंट दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हॉल वोल्टेज बोलते हैं। तो हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला भी आप लोग याद रख लेंगे। इसका होता है बी इंटू आई अपॉन एन इंटू क्यू इंटू टी। यहाँ पे सारा नोमेंक्लेचर, बी जो है ना वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आई जो है वो करंट है, एन जो है ना वो आप लोगों का क्यू तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन हो गया, और एन आपका क्या है, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। उसके बाद देखिए आर एच जो है ना, आर एच जो होता है हॉल कोफिशिएंट, वो होता है 1/n क्यू। एन जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली। आर एच जो है वो होता है 1/n क्यू, और टी जो है ना वो थिकनेस है किसका, तो ये जो स्पेसिमेन है ना आपका, वो सेमीकंडक्टर है, ये जो भी है कंडक्टर है उसका थिकनेस है। तो ऐसे करके आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो अगर आर एच के रिस्पेक्ट में अगर आप लोगों को लिखना होगा वी एच की वैल्यू, तो देखो 1/n क्यू जो होता है ना वो आर एच होता है, तो यानी कि वी एच इक्वल टू, यहाँ पे देखो एन क्यू के बदले जो है आप लोग आर एच लिख सकते हैं, तो हो जाएगा बी आई आर एच डिवाइडेड बाई टी। तो ये भी एक वोल्टेज का ही फॉर्मूला है हॉल सेंसर में। ये याद रखेंगे आप। उसके बाद बोल रहे हैं कि कांस्टेंट फेज डिले फिल्टर क्या होता है। तो देखो ये बेसल फिल्टर होता है, इसको लीनियर फिल्टर भी बोलते हैं। क्योंकि इसका जो वो इसका जो डिले रहता है ना, वो कौन सा ग्रुप डिले, उसका जो जीडी रहता है ना वो लीनियर होता है इसका।
एक मैं सारे फ़िल्टर पे वीडियो बनाऊँगा और जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना फ़िल्टर से उसको मैं कवर कर लूँगा। उसका जो ग्रुप डील रहता है ना वो लीनियर आता है, इसलिए इसको जो है ना कांस्टेंट फेज़ फ़िल्टर बोलते हैं। अभी के लिए आप लोग याद रख लो, मैं ये बताऊँगा आने वाली वीडियो में आप लोगों को। डायरेक्टिविटी ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना, तो आइसोट्रोपिक एंटीना का रेडिएशन पैटर्न आप लोगों को पता होगा कि वो जो है ना हर एक डायरेक्शन में जो रहता है वो सेम रहता है। तो इसलिए इसका जो है ना रेडिएशन इसका डायरेक्टिविटी जो है ना वो 1 हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि टू पोर्ट नेटवर्क है, V1 V2 एक्सप्रेस किया हुआ है I1 और I2 के टर्म में, और बोल रहा है कि Z11 और Z12 क्या बोलते हैं। देखो मैं जो है ना सब बताऊंगा आप लोगों को। पहले मैं लिख लेता हूँ V1 इक्वल टू क्या है Z11 I1 प्लस Z12 I2। उसके बाद V2 इक्वल टू क्या है Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये है। देखो अगर आप लोगों को Z1 करना होगा, Z11 निकालना होगा ना, तो आप लोगों को I2 जीरो करना पड़ेगा। I2 जब भी जीरो करेंगे ना Z11 क्या हो जाएगा V1 अपन I1। अगर I2 जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जो है ना ये वाला टर्म ये भी जीरो हो जाएगा। तो यानी कि अगर Z11 है तो ये क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1, कब, जबकि I2 इक्वल टू जीरो है तो देखो ये क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, दोनों वन वन है ना। तो वन जो रहता है ना वो पोर्ट वन को इंडिकेट करता है, टू जो है ना वो पोर्ट टू को इंडिकेट करता है। यहाँ पे वोल्टेज अपन करंट आ रहा है और ये इनपुट साइड आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनपुट इम्पीडेंस, क्योंकि वोल्टेज अपॉन करंट जो रहता है ना वो इनपुट साइड वो वोल्टेज अपॉन करंट जो है ना वो इम्पीडेंस होता है जो कि इनपुट साइड है। तो ये हो गया क्या, इनपुट इम्पीडेंस, इसको बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस। उसके बाद चलो जब I2 जीरो कर रहे हो ना तुम लोग, तो उस टाइम क्या हो जाएगा जब I2 यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में, एक्चुअली चलो मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको देता हूँ सेकंड। तो अगर आप लोग अब इक्वेशन देखो I2 जब जीरो कर रहे हो तो इक्वेशन टू में Z21 क्या हो जाएगा, हाँ तो उस टाइम क्या हो जाएगा Z21 इक्वल टू V2 अपॉन I1 होगा, करेक्ट। V2 अपॉन I1 होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम एब्सोल्युटली होगा। तो V2 अपॉन I1 यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो एक वन है और एक जो है ना टू है, तो एक पहला पोर्ट है एक दूसरा पोर्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इनपुट से जो है ना आउटपुट तक कुछ ट्रांसफर हो रहा है। तो इस और ये वोल्टेज अपॉन करंट है तो ये हो जाता है इम्पीडेंस। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इम्पीडेंस। उसके बाद देख लो आप लोग, जब यहाँ पे I2 जीरो कर दिया, अब जो है ना यहाँ पर भी क्या है I2 इक्वल टू जीरो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे I1 इक्वल टू जीरो। जब I1 जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा Z21 इक्वल टू, Z21 नहीं Z12 एक्चुअली, Z12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जब I1 जीरो करेंगे तो हो जाएगा V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी यहाँ पर जो है ना, यानी कि एक पोर्ट वन है एक पोर्ट टू है, ये भी तो ट्रांसफर ही हो रहा है ना, ये भी ट्रांसफर ही हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर इम्पीडेंस, ये हो जाएगा ट्रांसफर इम्पीडेंस। उसके बाद देखो Z22 की बात कर लेते हैं। Z22 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I2। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों जो है ना दोनों जो है ना आउटपुट पोर्ट का ही है, यानी कि तो ये आउटपुट साइड का ही है और वोल्टेज अपॉन करंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ पे क्या है, I1 इक्वल टू जीरो है, यहाँ भी क्या है I1 इक्वल टू जीरो है। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है आप लोगों को कि Z11 और Z22, तो Z11 जो है ना वो आप लोगों का इनपुट इम्पीडेंस हो गया, और Z22 जो है वो आउटपुट इम्पीडेंस हो गया यहाँ पे।
और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो इनपुट इम्पीडेंस है वो कब है, जब I2 इक्वल टू 0 है। यानी कि इसको ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, और इसको ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है क्लियरली, यानी कि ये जो है दोनों ओपन सर्किट इम्पीडेंस है दोनों। अब इसमें से Z11 जो है वो ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस है, Z22 जो है ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस है। ये आप लोग भी याद रखेंगे। चलो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस पूछ रहा है फ्री स्पेस पे, तो क्या होता है, अगर आप लोग को इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालना हो ना, तो ये हो जाता है इक्वल टू अंडर रूट जे ओमे जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये होता है एक्चुअली फॉर्मूला। यहाँ पे फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस का जो है ना कंडक्टिविटी, वो हो जाता है 0। तो जब भी 0 होगा तो ये क्या होगा, जे ओमेगा हो जाएगा कैंसिल आप लोगों का। तो आप लोग का इनपुट इम्पीडेंस जो आप लोगों का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू अपॉन एप्सिलॉन। आप लोगों को पता है म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाता है। यहाँ पे देखो, जब फ्री स्पेस की बात कर रहा है तो रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो दोनों वन हो जाती है। यानी कि ये आप लोगों का हो जाएगा क्या, म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एक फिक्स वैल्यू है। तो म्यू नोट का वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻�7 हेनरी पर मीटर। वहीं पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होता है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो अगर इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करके रूट करोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को मिल जाएगा 377 पाई आंसर, 377 ओम, सॉरी। उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट बात कर, बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर लॉजिकल वेरिएबल, ए डैश रिप्रेजेंट कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट ऑफ ए बी रिप्रेजेंट एंड गेट, ए प्लस बी रिप्रेजेंट और ऑपरेशन। तो उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू बतानी है किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की। यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे इसका वैल्यू बताना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सिंपली ये बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम के साथ सेम मल्टीप्लाई होता है, तो सेम ही रहता है। प्लस ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखो क्या कर लेंगे, हम लोग ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन। ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस बी, वन के साथ किसी भी कोई भी चीज एडिशन में हो ना, तो उसकी वैल्यू वन ही हो जाती है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ही बच जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, सी नंबर आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला है कि एक एनालाइजर है जो वर्क करता है प्रिंसिपल मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयन, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयन। तो ये होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है कि ये एक्चुअली जानने के लिए कि अगर मान लो ये कोई जो है ना तुम्हारा मटेरियल है, ये मटेरियल किस कंपोनेंट का बना है उसको जानने के लिए जो है ना मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करता है ना, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर देता है इस मटेरियल पर। तो इस मटेरियल का जो मॉलिक्यूल रहता है तो उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इग्नाइट होके वो अपने न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। और वैसे इलेक्ट्रॉन को ही जो है ना वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अगर रिलीज हो गए मॉलिक्यूल से तो वो आयंस बन जाते हैं। तो वैसे ही जो है ना इस मास पे इलेक्ट्रॉन का जो बम्बार्डमेंट हुआ उसकी वजह से जो आयन क्रिएट हुए, तो उस आयंस को जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सेग्रीगेट करके वो पता कर लेता है मास स्पेक्ट्रोमीटर कि ये मटेरियल, ये जो कंपोनेंट है वो किस किस मटेरियल का बना होता है। उसके बाद वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस जो है ना वो एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये जस्ट रैंडम क्वेश्चन है जो कि पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद देख लो, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा साइड। हाँ,
उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू इन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सी एम आर आर इन्फिनिट, तो सी एम आर आर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। सी एम सी एम सी एम आर क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जो होता है एडीएम अपॉन एसीएम। एडीएम अपॉन एसीएम, एडीएम क्या है, तो एडीएम है आप लोगों का वो डिफरेंशियल मोड गेन, एसीएम क्या है, कॉमन मोड गेन। तो सी एम आर आर इन्फिनिटी होता है, तो सी एम आर आइडियल का जो होता है ना वो इन्फिनिट होता है, तो ये जो है ना वो आंसर सही है। यहाँ पे नोट ट्रू पूछा है, वो आप लोग ख्याल रखेंगे। तो देखो जब ये इन्फिनिट होगा ना तो कॉमन मोड गेन जीरो होना चाहिए तभी इन्फिनिट होगा, और डिफरेंशियल मोड गेन जो है ना वो इन्फिनिट होना चाहिए तब ये इन्फिनिट होगा। तो यानी कि आपका जो डिफरेंशियल मोड गेन है ना वो इन्फिनिटी होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। कॉमन मोड गेन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोला है कॉमन मोड गेन जो है ना इन्फिनिटी होना चाहिए, तो लेकिन ये गलत हो जाएगा। इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो ना इन्फिनिटी होना चाहिए, ताकि जो है ना हमारे जो पैम्प में करंट ना जाए, इसलिए इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, इसलिए जो होता है ना बेस करंट जो रहता है ना वो जीरो ही होता है इसमें। तो इसका देखिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये है ओपैम्प से रिलेटेड, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सेवरल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना हम लोग इस वीडियो में सॉल्व किए, और नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज का लाता रहूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्वेश्चन के साथ कैसे डील करता हूँ और कैसे मैं क्वेश्चन के साथ प्ले करता हूँ, जिससे आप लोग मेरा जो है ना वो टेक्निक समझ पाएंगे कि मैं क्वेश्चन को कैसे बनाता हूँ, और आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने प्रैक्टिस में। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।